बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। तो आज की वीडियो से हम थ्री फेज़ सिस्टम को शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम थ्री फेज़ के हवाले से तमाम चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। थ्री फेज़ की जनरेशन से लेके उसके कनेक्शंस, स्टार डेल्टा कनेक्शन, उनकी कैलकुलेशंस, कहाँ कहाँ उनकी एप्लीकेशंस होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। उससे पहले ज़रूरी है कि हम थ्री फेज़ सिस्टम की कुछ बेसिक्स पर बात कर लें। तो यहाँ पर एक हमने अपने तौर पर एक मिसाल से समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले तो थ्री फेज़ सिस्टम क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि सिंगल फेज़ सिस्टम हमारा किस तरह काम कर रहा होता है। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा दोबारा इसको रिपीट करना ज़रूरी है। हमारे पास एक आदमी है और एक सामान है, हैवी वेट है। इसको हमें इस ट्रेलर तक पहुंचाना है या कंटेनर तक। तो इसके लिए हमें इस आदमी के पास जो ताकत है वो इतनी है कि ये यहाँ तक पहुँचा तो सकता है, मगर ये रुक रुक कर जाएगा। मसलन इसने ये सामान उठाया तो ये कंटिन्यू यहाँ तक नहीं पहुँचा सकता हमारा सामान, बल्कि हो सकता है इसको यहाँ पर रुकना पड़े, ये रेस्ट करके फिर ये थोड़ा सा आगे चलेगा, फिर इसको यहाँ रुकना पड़े, उसके बाद ये हमारा ट्रक तक जो है वो सामान पहुँचेगा। तो इससे हमारा क्या होगा, यानी कि इंटरप्शन आ रही है हमारे। हम चाह रहे हैं कि हमारा सामान कंटिन्यू डायरेक्टली अपनी जगह तक पहुँचे, लेकिन चूँकि ये एक आदमी है, ये इनफ नहीं है इस सामान को यहाँ तक डायरेक्ट पहुँचाने के लिए, तो इसीलिए इसको यहाँ पर रुकना ज़रूरी है। तो आउटपुट तो हमें मिल रही है, लेकिन एक हद तक मिल रही है, हम ज़्यादा एफिशिएंसी एक आदमी से नहीं ले पा रहे। तो अगर तो हमें सामान बग़ैर रुके हुए यहाँ तक पहुँचाना है, मसलन हमारे पास इसी तरह के बहुत सारे बॉक्सेस हैं। अब ये एक आदमी यहाँ तक रुकेगा, फिर सामान छोड़ेगा यहाँ, फिर ये वापस आएगा, फिर यही प्रोसेस दोबारा होगा। अगर हम यहाँ पर एक और आदमी खड़ा कर दें तो क्या होगा कि ये आदमी यहाँ तक आएगा, बजाय इसके कि रेस्ट करे ये सामान इसको दे देगा। ये जब यहाँ तक पहुँचाएगा तो इसको फिर रेस्ट करना है बीच में। तो हम इन दो पॉइंट्स पर अगर दो आदमी मज़ीद खड़े कर दें तो क्या होगा, उससे हमारा जो सामान है वो बग़ैर रुके अपनी जगह तक पहुँचेगा। तो बस हमने दो आदमियों का यहाँ पर इजाफ़ा कर दिया है। अब क्या होगा कि ये आदमी यहाँ से यहाँ तक आ रहा था, उसके बाद ये रेस्ट कर रहा था, तो इस रेस्ट करने के बजाय इसने इसको सामान दे दिया। अब चूंकि ये फ्रेश खड़ा हुआ है, इसने सामान लिया, यहाँ तक दे दिया। इसको भी यहाँ से आगे के लिए रेस्ट चाहिए, तो इसने सामान इसको दे दिया। ये यहाँ पर फ्रेश खड़ा हुआ था तो इसने सामान को पहुँचा दिया, तो बग़ैर रुके हमारा सामान पहुँच गया। तो बस सिंगल फेज़ और थ्री फेज़ का जो बेसिक फेनोमेना है वो यही है कि सिंगल फेज़ हमें आउटपुट तो दे रहा होता है, लेकिन वो एक लिमिट तक दे रहा होता है, जो कि हम छोटे पैमाने पर तो यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि घरों में डोमेस्टिक एप्लीकेशन में, यानी कि घरों में, रेजिडेंशियल एरिया, ऑफिसेस। लेकिन इंडस्ट्रियल की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है पावर की, ज़्यादा आउटपुट चाहिए होती है, तो वहाँ पर सिंगल फेज़ हमारे लिए इनफ नहीं होता। तो उसके लिए सबसे कामयाब सिस्टम पूरी दुनिया में जो इस वक्त राइज है इलेक्ट्रिकल में, वो थ्री फेज़ सिस्टम है। हत्ता कि जो हमारे घरों में सिंगल फेज़ आ रहा है वो भी थ्री फेज़ से ही निकल के आ रहा है। वो किस तरह, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं सिंगल फेज़ की जनरेशन पे। जैसा कि हम बता चुके हैं ऑलरेडी जनरेटर में भी कि सिंगल फेज़ सप्लाई का जो वोल्टेज का साइन वेव है वो किस तरह बनता है। जिस तरह हमारा एक सर्किल होता है 0 से लेके 360 डिग्री तक, यानी कि अगर ये पॉइंट हमारा 0 है तो ये इस तरह चलना शुरू हुआ काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये 90 डिग्री इस तरह आ जाता है। उसके बाद ये मज़ीद 90 डिग्री जाता है तो ये 180 डिग्री हो जाता है। 180 डिग्री से मज़ीद 90 डिग्री आएगा तो 270, और 270 के बाद तो ये 90 के 4 दफ़ा जो स्टेप होंगे, उसके बाद ये 360 डिग्री पर एक हमारा सर्किल कंप्लीट होता है। तो बस वोल्टेज का भी इसी तरह साइन वेव कंप्लीट होता है कि वोल्टेज हमेशा 0 से शुरू होते हैं, अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाते हैं 90 डिग्री पर। 90 डिग्री के बाद 180 पर फिर वापस 0 हो जाते हैं, फिर 180 से अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाते हैं, यानी कि नीचे की तरफ 90 डिग्री। तो इसको हम कहते हैं कि ये अब नेगेटिव में जा रहा है। पहले ये होता है पॉजिटिव में, फिर होता है ये नेगेटिव में। तो प्रोसेस वही हो रहा है, यहाँ पर उल्टा हो गया है। फिर ये 270 के बाद 360 पर आकर इसका एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो ये हमारे वोल्टेज का साइकिल होता है, तो इसको हम कह देते हैं सिंगल फेज़। इसको हम इस तरह भी लिखते हैं सिंगल फेज़। तो अगर 2 फेज़ होंगे तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, 3 फेज़ होंगे तो इस तरह लिखेंगे। ये इसका एक कॉमन सिंबल है। तो सिंगल फेज़ का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
कि सिंगल फेज वोल्टेज का एक साइन इस तरह कंप्लीट हो रहा है, जितने भी साइकिल्स हमारे 1 सेकंड में बनेंगे वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये चीज़ तो हम ऑलरेडी पावर फैक्टर में बता चुके हैं कि हमारे एसी सर्किट में जो लोड होते हैं रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव, तो उसमें करंट और वोल्टेज का आपस में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पर हम समझाने के लिए आइडियल लोड लेंगे, यानी कि रेजिस्टिव लोड के। रेजिस्टिव लोड में क्या होता है कि जब हमारे वोल्टेज और करंट इन फेज़ होकर चल रहे होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, तो पावर की आउटपुट हमें किस तरह मिल रही होती है। पावर हमें इस तरह मिलती है कि जब वोल्टेज ज़ीरो है तो जाहिर है कि करंट भी हमारा ज़ीरो है, क्योंकि करंट वोल्टेज के बगैर कभी भी काम नहीं करता। वोल्टेज ने ज़ीरो से अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव किया, करंट उसके साथ साथ अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक गया, तो करंट और वोल्टेज के साथ चलने से हमें जो पावर मिली वो इस तरह मिल गई। अब वोल्टेज चूँकि ज़ीरो की तरफ दोबारा आ रहा है, तो करंट भी विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज उसके साथ साथ ज़ीरो पर आएगा। तो जहाँ पे भी करंट और वोल्टेज ज़ीरो हो जाएंगे वहाँ पे पावर भी ज़ीरो हो जाएगी। ये चीज़ क्लियर है। अब जैसा कि हमने बताया था कि वोल्टेज और करंट चाहे तो पॉजिटिव में साथ चलें या नेगेटिव में, अगर तो वो साथ चलेंगे तो पावर हमारी हमेशा पॉजिटिव में होती है। अब 180 डिग्री के बाद ये जो नेगेटिव में जा रहा है वोल्टेज का साइन, तो करंट भी नेगेटिव में जा रहा है, तो पावर हमें यहाँ पर भी पॉजिटिव में, यानी कि जब ये अपने मैक्सिमम पे जा रहे हैं तो पावर मैक्सिमम पर है, और जब ये ज़ीरो पर आ रहे हैं दोबारा तो पावर भी ज़ीरो पर आ गई। तो पावर आउटपुट तो हमें पूरी मिल रही है जैसा कि हमें डीसी सर्किट में मिलती है, यानी कि P = VI, वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करके हमें पावर मिल जाती है। रेजिस्टिव लोड में भी सेम यही होता है, यहाँ पर कोई पावर फैक्टर नहीं होता चूँकि हमारे वोल्टेज और करंट में कोई डिफरेंस नहीं होता। ये सारी चीज़ें हम पावर फैक्टर में पिछली वीडियोज़ में क्लियर कर चुके हैं। तो बस पावर को जहन में रख लें कि पावर की आउटपुट हमें इस तरह मिल रही है। अब यहाँ पर आप गौर करें तो एक चीज़ का हमें नुकसान हो रहा है, जैसा कि एक आदमी की वजह से था, अब ये 2 आदमी हम यहाँ से हटा देते हैं तो क्या हो रहा था, कि ये आदमी सामान को उठाता है, यहाँ तक चलता है, फिर ये रख देता है, रेस्ट करता है, फिर सामान को उठाता है, फिर चलता है, फिर रख देता है, फिर रेस्ट करता है और फिर सामान को उठा के हमारी मंजिल तक पहुँचाता है। तो ये जो इंटरप्शन आ रही है ये हमें नहीं चाहिए। ये हमें एक लिमिट तक तो चले हमारा काम कर रही है, मगर ये हमें, जैसा कि हमने बताया कि इंडस्ट्रियल लोड्स में हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। हमें एफिशिएंसी पावर की अच्छी चाहिए कि बग़ैर इंटरप्शन आए हुए हमें पावर पूरी मिले। तो पावर पूरी मिलने का मतलब क्या होता है कि हम ये कहें कि हमें ये इंटरप्शन, बीच में जो रुकावट आ रही है, ये नहीं चाहिए। हमें पावर 100% मिले, यानी कि हमारा सामान एक दफ़ा ही सीधा सीधा पहुँच जाए। अब प्रैक्टिकली 100% तो हमें नहीं मिल सकती, वो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। किस तरह कि हमने यहाँ पर एक बंदा खड़ा कर दिया था, यहाँ पर दूसरा बंदा, तो अब ये सामान इसको देता है, ये इसको देता है। थोड़ी सी इंटरप्शन आ रही है, मगर पहले के मुकाबले में हमारी एफिशिएंसी जो है वो अच्छी हो गई है, तो सामान हमारा इस तरह पहुँच रहा है। तो अब यहाँ पर पावर का क्या लॉस हो रहा है सिंगल फेज़ में, कि जब भी वोल्टेज और करंट ज़ीरो हो रहे हैं पावर भी ज़ीरो हो रही है, फिर दोबारा ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बाद जब ज़ीरो हो रहे हैं तो फिर ज़ीरो हो रही है। तो क्या चीज़ साबित हुई कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है, या मान लें कि 60 हर्ट्ज़ है, तो यही 2 फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं। तो 50 हर्ट्ज़ का मतलब है कि हमारे 50 साइकिल्स पर सेकंड जनरेट हो रहे हैं। तो हर साइकिल में हमारी पावर देखें आप, यहाँ तो चलें ज़ीरो से शुरू हुई थी, ये तो शुरुआत है, इसको हम काउंट नहीं करते। जब ज़ीरो से शुरू हो गया वोल्टेज और करंट का बहाव, तो जब ये दोबारा ज़ीरो हो रहा है तो 1, और फिर ये 360 पर दोबारा ज़ीरो हो रहा है तो 2, तो एक साइकिल में 2 बार हमारी पावर जो है वो ज़ीरो हो रही है। तो इस ज़ीरो होने से क्या हो रहा है, इससे हमारा नुकसान ये होता है। अब देखें, चूँकि एसी जो है वो डीसी के मुकाबले में ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन हर चीज़ के कुछ नुकसान भी होते हैं। तो एसी सप्लाई में हमारा नुकसान ये है कि इसमें हमारी पावर जो है वो बार बार ज़ीरो होकर फिर काम कर रही है, तो इससे हमारे इक्विपमेंट्स पर इम्पैक्ट आ रहा होता है। मसलन उसमें मैकेनिकली वाइब्रेशन पैदा हो रही होती है। मसलन एक मोटर है, वो 50 हर्ट्ज़ पर चल रही है, तो इसका मतलब है कि वो 1 सेकंड में 100 बार उसमें वाइब्रेशन आ रही है, यानी कि पावर ऑन ऑफ हो रही है। वो हम तो महसूस नहीं कर सकते। जिस तरह एक बल्ब को हम देखें, एसी सप्लाई पे चलने वाले बल्ब को, तो उसमें हमें कोई वेरिएशन नज़र नहीं आती या फ्लक्चुएशन नज़र नहीं आती। उसकी वजह ये होती है कि उसकी स्पीड बहुत तेज़ है, यानी 1 सेकंड में 100 बार वो ऑन ऑफ हो रहा है, तो हम उसको आँख से नहीं देख सकते, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारे इक्विपमेंट्स पर हो रहा होता है। तो इस चीज़ को हमें इम्प्रूव करना है। जैसा कि हमने यहाँ बंदे बढ़ा दिए,
तो हमारी आउटपुट पर इम्प्रूवमेंट हो गई है। चाहे वो 100% ना हो, इतनी हो जाए कि वो हमारे लिए काबिल कबूल हो, 100% के करीब करीब हो। तो सिंगल फेज़ में जो पावर की एफिशिएंसी होती है, अगर हम 100% से निकालें तो 100 में से सिंगल फेज सर्किट में हमारी पावर की जो एफिशिएंसी है वो तकरीबन होती है 63 या 64%। ये हमारी पावर की आउटपुट एफिशिएंसी हमें सिंगल फेज़ में मिल रही होती है। हमें इसको इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये करते हैं कि हम फेज़ में एक और फेज़ का इजाफा कर देते हैं। यानी कि जो वोल्टेज का साइन जब भी ज़ीरो पर आता है तो हमारी पावर ज़ीरो होती है उसकी वजह से। तो हम ऐसा कर दें कि हमारा एक वोल्टेज का साइन जब अपनी आउटपुट दे दे और वापस ज़ीरो आने लगे तो वहाँ से दूसरा वोल्टेज का साइन उठ जाए। तो उससे क्या होगा कि हमारी पावर जो है वो ज़ीरो नहीं होगी, उसमें कोई ना कोई यानी कि कमी बेशी तो होगी, मगर वो ज़ीरो नहीं होगी जिस तरह सिंगल फेज़ में हो रही है। तो अब हम इसको टू फेज़ से समझ लेते हैं कि टू फेज़ सिस्टम हमारा क्या होता है। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि सिंगल फेज़ की जनरेशन में हम क्या करते हैं, सिंगल वाइंडिंग लगा देते हैं, इसको मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहे हैं या मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर घुमा रहे हैं, तो इसमें सिंगल फेज़ की सप्लाई प्रोड्यूस हो रही है। टू फेज़ किस तरह प्रोड्यूस होते हैं कि हम दो वाइंडिंग्स को 90 डिग्री के एंगल पर, जैसा कि हमारा स्टेटर है अगर, तो इसमें इस तरह फिट कर दें कि 90 डिग्री के एंगल पर हों। अब यहाँ पर जब रोटर घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो काटेगी हमारे स्टेटर वाइंडिंग्स को, तो हमारे टू फेज़ जनरेट होंगे, एक इसमें और एक इसमें। इसको हम कहते हैं टू फेज़ जनरेशन। टू फेज़ में चूँकि 90 डिग्री एंगल पर हमने सेट की हुई अपनी वाइंडिंग्स, तो होता क्या है कि अब चूँकि 90 डिग्री यहाँ पर था, ये जैसा कि हमने बताया कि 0, 90, 180, 270 और 360। तो 90 डिग्री पर जब हमारा पहला फेज़ पहुँचेगा तो यहाँ से हमारा दूसरा फेज़ उठेगा, इस तरह, ये इस तरह उठ गया। अब ये 90 डिग्री के बाद 0 आ रहा है, तो ये अपना काम यहाँ पे कर रहा है। जब ये 0 से नेगेटिव में जा रहा है तो ये 0 पर आ रहा है। जब ये नेगेटिव की मैक्सिमम से 0 पर आ रहा है, फिर ये नेगेटिव में जा रहा है। तो ये बिल्कुल इसी तरह ट्रैवल कर रहा है जिस तरह हमारे इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट में करंट जो है लीड या लैग करता है हमारे वोल्टेज को। तो टू फेज़ सिस्टम में ये होता है कि हमारे दो फेज़ 90 डिग्री के एंगल पर शिफ्ट हो रहे होते हैं एक दूसरे से। तो इससे क्या होता है, अब चूँकि जहाँ पर वोल्टेज होंगे वहाँ पर करंट होगा, यानी करंट विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज चल रहा है, तो इस वोल्टेज का करंट अलग होगा, इसका अलग होगा। तो मान लें कि हमारा रेजिस्टिव लोड है, जैसा कि हम समझाने के लिए बात कर रहे हैं, तो वोल्टेज और करंट साथ साथ चल रहे हैं, इसलिए हम करंट को यहाँ पर बता नहीं रहे ताकि उससे कन्फ्यूजन ना हो। हम सिर्फ वोल्टेज के साथ पावर को ले रहे हैं। अब ये वोल्टेज का साइन जब मैक्सिमम से 0 की तरफ आ रहा था तो हमारी पावर भी 0 की तरफ आ रही थी, लेकिन क्या हुआ, यहाँ से दूसरा वोल्टेज उठ गया। तो दूसरा वोल्टेज उठा तो उसका करंट भी उसके साथ साथ है, तो बस हमारी पावर 0 पर जाने के बजाय दोबारा उठ जाती है। तो ये उसके बाद 0 पर जाएगी जब ये दोनों 0 पर होंगे। अब चूँकि जब ये 0 पर आया दूसरा, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर था नेगेटिव में, तो इसका करंट भी नेगेटिव में था पहले फेज़ का, तो फिर पावर हमारी ऐसे चलेगी। तो हमारी पावर 0 पर नहीं आ रही, तो क्या हुआ, हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई एक फेज़ का इजाफा करने से। इसको हम कहते हैं टू फेज़ सिस्टम। तो जैसा कि हमने बताया था कि सिंगल फेज़ में जो हमारी एफिशिएंसी है वो अगर 64% है, तो टू फेज़ में हमारी एफिशिएंसी 90% तक हो जाती है। तो कितना फ़र्क आ गया एक फेज़ बढ़ाने से, तो 90% एफिशिएंसी तो हो गई, लेकिन टू फेज़ सिस्टम में कुछ ख़राबियाँ हैं जिसकी वजह से हम टू फेज़ सिस्टम को प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते। अलबत्ता टू फेज़ सिस्टम कुछ जगहों पर यूज़ किया जाता है, उस पर हम अलग से बात करेंगे कि टू फेज़ सिस्टम कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो टू फेज़ सिस्टम हमारे लिए इतना रिलायबल साबित नहीं हुआ, इसीलिए इसमें एक और फेज़ का इजाफा करके हमने थ्री फेज़ सिस्टम बनाया। तो थ्री फेज़ सिस्टम किस तरह काम करता है, तो सिंगल फेज़ में हमारे पास एक वाइंडिंग होती है तो सिंगल फेज़ जनरेट होता है। टू फेज़ के लिए हम दो वाइंडिंग्स को आपस में 90 डिग्री मैकेनिकली एडजस्ट करके उसको जो है सेटअप उसका स्टेटर पे फिट कर देते हैं, तो उसमें प्रोड्यूस होने वाली सप्लाई टू फेज़ होती है जैसा कि हमने बताया। थ्री फेज़ में क्या होता है कि हमें तीन वाइंडिंग्स का सेटअप अपने स्टेटर पर करना है। तो स्टेटर पर मैकेनिकली सेटअप कैसे किया जाता है इस पर तो हम डिटेल से अलग से बात करेंगे। अभी सिर्फ ये समझ लें कि 120 डिग्री का मतलब है कि तीनों फेज़ हमारे एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर हों, यानी कि ये और ये आप देख सकते हैं कि ये 120 डिग्री है, चूँकि 90 डिग्री ऐसे होता है तो 120 ऐसे होता है।
फिर ये और ये दोनों आपस में 120 है, और फिर ये वाला और ये वाला। तो तीनों फेज़ आपस में 120 डिग्री पर इस तरह हम वाइंडिंग करते हैं। तो अब वाइंडिंग कैसे की जाएगी स्टेटर पर, मसलन एक वाइंडिंग का सेटअप हमने यहाँ कर दिया, दूसरा सेटअप यहाँ कर दिया, तीसरा यहाँ कर दिया, तो इनके दो दो सिरे हमने बाहर ले लिए। तो 3 वाइंडिंग्स के 6 सिरे हमारे पास आ गए। तो अभी हम कनेक्शन पे तो बात नहीं कर रहे, ना ही जनरेशन पे बात कर रहे हैं, बल्कि जनरेशन को तो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, कनेक्शन वगैरह इसके बाद में बात करेंगे। अब जब हमारा रोटर घूमना शुरू होता है स्टेटर के अंदर, तो वो नॉर्थ साउथ जो उसके काटते हैं वो इस तरह काटते हैं कि हर वाइंडिंग को 120 डिग्री के एंगल पर काटते हैं। तो हमारे 3 फेज़ जनरेट होते हैं। किस तरह, पहला तो हमारा उसी तरह होगा 0 से 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री, 180 से 270 डिग्री, 270 से 360 डिग्री। इसको हम कहेंगे ये हमारा पहला फेज़ है, इसको आप P1 कह दें। फेज़ 1 हमारा जनरेट हो गया। 120 डिग्री बाद दूसरे पर आ गया। अब 90 डिग्री तो यहाँ पर था, तो 2 फेज़ में तो 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन 3 फेज़ इस तरह बनाया जाता है कि 120 डिग्री पर हर फेज़ एक दूसरे से शिफ्ट हो। तो 120 डिग्री कहाँ होगा, यानी कि 90 और 180 के बीच में इस तरफ हो जाएगा। अब जब ये 120 डिग्री पहुँचा, यानी कि मैक्सिमम पहुँच के फिर ये नीचे की तरफ आने लगा, यहाँ से दूसरा फेज़ उठ गया हमारा इस तरह कि ये 120 डिग्री इससे शिफ्ट हो गया अलग। तो इसको हम कहेंगे हमारे 2 फेज़ जनरेट हो गए। फिर ये तीसरे को काटेगा, तो तीसरा उससे 120 डिग्री है, तो दूसरे से तीसरा जो है 120 डिग्री है, तो दूसरे का 90 डिग्री अगर यहाँ बन रहा है सेंटर में, तो 120 यहाँ बनेगा, तो तीसरा साइकिल इस तरह जनरेट होगा। तो ये 3 साइकिल जनरेट हो गए। इसको हम कहते हैं 3 फेज़ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि 3 फेज़ के अलग अलग वोल्टेज इस तरह जनरेट हो रहे हैं। तो ये तो हमने आपको समझाने के लिए बता दिया कि हर फेज़ 120 डिग्री पर इस तरह प्रोड्यूस होता है, लेकिन 3 फेज़ की जो साइन वेव्स होते हैं वो जिस तरह बने हुए होते हैं उससे अक्सर लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं। वो हम आपको बता देते हैं कि वो किस तरह होते हैं। तो किताबों वगैरह में जो समझाया जाता है 3 फेज़ के 3 साइकिल जो जनरेट हो रहे हैं एक टाइम पीरियड में, अगर हम बात करें कि हमारी फ्रीक्वेंसी 50 है या 60 है, जैसा कि हमने बताया था कि सिंगल फेज़ और 3 फेज़ से हमारी फ्रीक्वेंसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चूँकि हर फेज़ के अपने साइकिल बन रहे हैं, उनके नंबर ऑफ़ साइकिल बराबर होते हैं। तो तीनों फेज़ के जो नंबर ऑफ़ साइकिल हैं वो 50 ही होंगे एक सेकंड में, तो 50 हर्ट्ज़ ही होगी, चाहे वो 3 फेज़ हो या सिंगल फेज़ हो। तो 3 साइकिल इस तरह दिखाए जाते हैं कि पहला साइकिल हमारा इस तरह बनेगा, दूसरा इसके 120 डिग्री पर शिफ्ट होता है, तीसरा इसके 120 डिग्री पर। तो यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होती है। ये बिल्कुल इस तरह होते हैं, अगर हम इसको सिंपल कर दें कि पहला साइकिल हमारा इस तरह बन गया, जैसा कि हमने बताया कि दूसरा 120 डिग्री पर पहले से शिफ्ट होगा, यानी यहाँ से शुरू हो रहा है ये, तो इसको हम पीछे वाली लाइन को हटा देते हैं यहाँ से, तो ये इस तरह बनेगा। ये 2 हो गए। अब दूसरे के 120 डिग्री पर जैसा कि आप देख सकते हैं तीसरा है, तो अब हम इसको पीछे से हटा देते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। तो ये 3 फेज़ असल में इस तरह प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन चूँकि ये ज़ीरो वैल्यू हमेशा यहाँ पर है, ये दूसरा फेज़ कभी भी यहाँ से शुरू नहीं होगा, बल्कि जब ये 0 पर होगा तो ये भी कहीं ना कहीं होगा। इसको हम जब पीछे लेकर आएंगे तो हमारे पास ये वाली शक्ल आ जाएगी, यानी कि ये यहाँ पर होगा उस वक्त और ये जो है वो यहाँ पर होगा। तो इस तरह हमारा एक टाइम पीरियड में 3 फेज़ जो हैं उनके साइकिल इस तरह बनते हैं। इसको अगर अलग अलग देखा जाए तो वो इस तरह होंगे जैसा कि हमने बताया। तो फ्रीक्वेंसी में कभी भी ये शुमार नहीं किया जाएगा कि पहले फेज़ का साइकिल तो यहाँ तक है, दूसरे का यहाँ तक और तीसरे का यहाँ तक, तो ये तो एक टाइम पीरियड से आगे निकल गया है। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा टाइम पीरियड में शुमार की जाती है कि एक टाइम पीरियड में तीनों फेज़ के साइकिल किस तरह बन रहे हैं। तो वो एक दूसरे से 120 डिग्री मैकेनिकली इस तरह सेटअप हुई हुई है उसकी वाइंडिंग हमारे स्टेटर में, तो उसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो इस तरह हमें मिल रही है। तो ये तो थी 3 फेज़ की जनरेशन। अब हम बात कर लेते हैं कि इससे हमारी पावर कितनी इंप्रूव हो रही है, यानी कि एफिशिएंसी। तो आपने देखा था कि 2 फेज़ सिस्टम में हमारे 90 डिग्री पर जब 2 फेज़ एक दूसरे से शिफ्ट हो रहे थे एंगल पर 90 डिग्री के, तो हमारी पावर में इम्प्रूवमेंट आ गई थी। यानी कि अगर हम बात करें सिंगल फेज़ की तो वहाँ पर एफिशिएंसी हमारे पास थी 64%, तो एक फेज़ का इजाफा करने से हमारी 90% तक हो गई थी। एक और फेज़ का जब इजाफा कर दिया, 3 फेज़ की हम बात कर रहे हैं, तो 3 फेज़ सिस्टम में हमारी एफिशिएंसी 96% हो जाती है, जो कि हमारे लिए इनफ है, यानी कि 100% के करीब करीब है। तो वो किस तरह हो जाती है,
दोबारा से हम साइकिल बना देते हैं। ये एक फेज़ का साइकिल है। तो जैसा कि हमने बताया था कि वोल्टेज और करंट अगर साथ चल रहे हैं तो पावर यहाँ तक आ गई। अब जब पावर 0 आने लगी तो हमारा दूसरा फेज़ उठ जाता है, यानी कि इसके 120 डिग्री से इस तरह। तो इसने पावर को नीचे नहीं आने दिया। फिर जब ये नीचे आने लगा तो यहाँ से तीसरा फेज़ उठ गया, जो कि पीछे से यहाँ से आ रहा था इस तरह। तो ये हमारे 3 फेज़ जो जनरेट होते हैं, तो इसके रिज़ल्ट में हमें पावर कैसी मिलती है? पावर हमारी 0 होती ही नहीं है, बल्कि वो इस तरह चलती है। तो 2 फेज़ में अगर 90% एफिशिएंसी थी तो 3 फेज़ की वजह से हमारी एफिशिएंसी 96% हो गई, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है हमारे लिए। तो इसीलिए 3 फेज़ सिस्टम एक कामयाब सिस्टम माना गया पूरी दुनिया में। और पूरी दुनिया में जो 3 फेज़ की इलेक्ट्रिसिटी की जो जनरेशन है वो 3 फेज़ की शक्ल में की जाती है। ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 फेज़ से होते हुए ही हमारे घरों तक 1 फेज़ पहुँचते हैं। तो बेसिकली बड़े पैमाने पर जो जनरेशन है इलेक्ट्रिसिटी की वो 3 फेज़ में ही होती है। सिवाय इसके कि हम छोटे जनरेटर्स जो घरों में रखते हैं वो सिंगल फेज़ होते हैं। तो सिंगल फेज़ चूँकि हमारे ऑफिसेज़ और डोमेस्टिक एप्लीकेशंस के लिए होता है, लेकिन बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में जहाँ भी जनरेशन हो रही है वो 3 फेज़ की हो रही है। अब सवाल ये है कि हमने 1 फेज़ बढ़ाया था तो एफिशिएंसी बढ़ गई, 2 फेज़ बढ़ाने से और एफिशिएंसी, तो हम मज़ीद फेज़ बढ़ा के इसको 100% तक क्यों नहीं ले जाते? तो इससे पहले कि वीडियो लंबी हो जाए हम इसको यहाँ पर रोक देते हैं। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि हम 3 फेज़ से ज़्यादा क्यों नहीं यूज़ करते, और इस पर भी हम बात कर लेंगे कि हम 2 फेज़ को क्यों नहीं यूज़ करते, और ये कि हमें कितने फेज़ आगे बढ़ाने होंगे कि हमारी एफिशिएंसी 100% तक चली जाए। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो आज की वीडियो का ख़ुलासा ये हुआ कि सिंगल फेज़ के मुकाबले में 3 फेज़ में हमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी मिल रही है। अगर हम बात करें कि 3 फेज़ के एडवांटेजेस क्या हैं, तो वो एक तवील उसकी लिस्ट है और वो हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। तो इन सारी चीज़ों पर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बात करेंगे। 3 फेज़ के हवाले से हमारी पहली वीडियो थी। अब आखिरी चीज़ एक और रह गई है कि जो हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं इसको हम किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से बता देते हैं कि एफिशिएंसी बढ़ने का क्या मतलब हो रहा है। मसलन हमें एक मोटर चाहिए जिसकी पावर 5 HP हो, यानी कि 5 हॉर्स पावर की एक मोटर हो। तो अगर तो हम सिंगल फेज सप्लाई के लिए वो डिज़ाइन करें, मसलन उसका जो साइज़ है वो इस तरह होगा। ये हमारी एक मोटर हमने डिज़ाइन कर ली है जो कि सिंगल फेज सप्लाई से चलने वाली है, और इसकी जो आउटपुट पावर हमें मिल रही है मैक्सिमम वो 5 HP है। अब हम अगर 3 फेज़ मोटर बना दें तो वहाँ पर एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो इसका एफिशिएंसी बढ़ने का क्या मतलब है कि हमें 5 HP की ही मोटर 3 फेज़ में इतने छोटे साइज़ में मिल जाएगी, यानी कि हमें आउटपुट पर जो पावर चाहिए थी वो तो 5 HP मिल रही है। वही काम जो सिंगल फेज़ मोटर कर रही थी वही 3 फेज़ मोटर कर रही है 5 HP का। कि फ़र्क क्या हुआ कि हमारा साइज़ छोटा हो गया। तो साइज़ छोटा होने का क्या मतलब है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई है, यानी कि जितना मटेरियल यहाँ पर हम यूज़ कर रहे थे, जितनी कॉस्ट हमें यहाँ आ रही थी वो जो है 3 फेज़ में कम हो गई है। तो अगर तो हमें इतनी बड़ी मोटर बनानी होती और अगर हम इसको 3 फेज़ में बना लें तो मुमकिन है कि 5 HP की जगह हमें 12 HP की आउटपुट मिल जाए इतने बड़े साइज़ पर। तो फिर हम सिंगल फेज़ क्यों यूज़ करें, 3 फेज़ क्यों ना यूज़ करें। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे था। इसको बहुत सारी तरह से समझाया जा सकता है, लेकिन चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो आज के टॉपिक को हम यहीं पर रोक रहे हैं। तो 3 फेज़ के हवाले से जो बेसिक्स थी वो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम 3 फेज़ के हवाले से इंशाल्लाह सारी चीज़ों को कवर करने जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।